एक बार फिर से आप सभी दर्शकों का आपके अपने स्टडी मेंटरी यूट्यूब चैनल पर हार्दिक स्वागत है। आज के वीडियो में हम आपके सामने लेके आए हैं हिंदी साहित्य का इतिहास। इस वीडियो में हम देखेंगे हिंदी साहित्य का काल विभाजन, कौन से विद्वान ने क्या नाम दिया है और कब से हिंदी साहित्य की शुरुआत मानी जाती है, कौन से ग्रंथ को हिंदी साहित्य का प्रथम ग्रंथ माना जाता है, कौन सा कवि जो है या कौन सा लेखक जो है वो हिंदी साहित्य का प्रथम व्यक्ति माना जाता है। तो ये सभी कुछ हम आज के इस वीडियो में इसकी चर्चा करने जा रहे हैं। इस वीडियो में हम आज आपके सामने आदिकाल प्रस्तुत करेंगे। वीडियो पर अंत तक बने रहें। अगर वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक शेयर करें और अगर चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब भी ज़रूर कर लें ताकि आने वाले वीडियो की सूचनाएं आपको तुरंत प्राप्त हो सके। तो शुरू कर रहे हैं हिंदी साहित्य का इतिहास। सबसे पहले हम बात करें हिंदी साहित्य के इतिहास की जो लेखन की जो परंपरा है, तो ये इसकी शुरुआत कहाँ से मानी जाती है। तो लेखन शुरू होने से पहले वार्ता साहित्य लिखा जाता था। तो जो साहित्य मिलता था वो वार्ता साहित्य के नाम से जाना जाता था। उसके बाद में धीरे धीरे इतिहास लेखन की शुरुआत होती है। सबसे पहले प्रयास किसने किया था, यहाँ हम देखें 84 वैष्णव की वार्ता। तो ये वार्ता साहित्य की बात यहाँ हो रही है, ना कि हिंदी साहित्य के इतिहास लेखन की। तो सबसे पहले है 84 वैष्णव की वार्ता, जिसके रचयिता है गोसाई गोकुलनाथ। तो 84 वैष्णव की जो वार्ता है इसमें किसका वर्णन मिलता है, वल्लभाचार्य जो थे उनके शिष्यों का वर्णन यहाँ पर मिलता है। फिर हम दूसरी रचना की बात करें 252 वैष्णव की वार्ता। इसके रचयिता भी गोसाई गोकुलनाथ ही हैं। इसमें 252 वैष्णव की जो वार्ता है इसमें किसका वर्णन मिलता है, विठलनाथ के जो शिष्य हैं उनका वर्णन मिलता है। तो आप आगे जाकर पढ़ोगे ये अष्टप्रधान जो अष्टछाप के कवि हैं वो इन दोनों के ही शिष्य उसमें शामिल है, वल्लभाचार्य और विठलनाथ के। फिर हम बात करें अगली रचना भक्तमाल, जिसका रचना काल कभी 1585 आ जाता है, कभी 1596 में आता है। तो ये दोनों ऑप्शन ये सही हैं। आपको जो भी इन दोनों में एक ऑप्शन मिलेगा उसको आप सही मान सकते हैं। तो ये इसका रचना काल है। और भक्तमाल के जो रचयिता हैं वो नाभादास हैं। भक्तमाल में किसका वर्णन मिलता है, भक्तमाल जो रचना है उसमें राम भक्त कवियों का वर्णन मिलता है और रामानंद के जो शिष्य हैं उनका परिचय भी इसी भक्तमाल रचना में हमें देखने को मिलता है। फिर हम बात करें कालिदास हजारा, जिसके रचनाकार हैं कालिदास। मूल गोसाई चरित्र के रचना है बेनी माधव दास। कविमाला के रचयिता है हरिराय। सुंदरी तिलक के रचयिता हैं हरिश्चंद्र। तो ये तो वार्ता साहित्य से संबंधित हो गया। अब हम बात कर रहे हैं हिंदी साहित्य का इतिहास। हिंदी साहित्य के इतिहास का पहला ग्रंथ किसे माना जाता है और पहला जो लेखक है वो कौन है। तो इसमें हम देखेंगे सबसे पहले जो लेखक की हम बात कर रहे हैं उसका नाम है गारसा दे तासी। ये फ्रांस के रहने वाले विद्वान थे और इसके द्वारा रचित जो ग्रंथ है उसका नाम है इस्तवार दे ला लिटरेचर एंदोई हिंदुस्तानी। तो ये इनके ग्रंथ का नाम है। इसके 2 संस्करण उपलब्ध हैं। पहला संस्करण 1839 ईस्वी में लिखा गया था, जिसके 2 भाग थे। पहला भाग तो 1839 में और इसका दूसरा भाग 1847 में प्रकाशित किया गया। फिर दूसरे संस्करण में 3 भाग प्रकाशित हुए, जिसमें पहला दूसरा भाग तो 1870 में प्रकाशित हुआ और इसका तीसरा भाग 1871 में प्रकाशित होता है। तो ये तो इस रचना की बात हो गई। तो यहाँ से कई बार क्वेश्चन आ जाता है, इस 1839 में इस ग्रंथ की रचना की गई थी। हिंदी साहित्य इतिहास लेखन का यह प्रथम ग्रंथ माना जाता है और हिंदी, उर्दू व अन्य कवियों को इस रचना में शामिल किया गया है। और ये जो वर्णानुक्रमी पद्धति है, वर्ण के अनुसार इसमें कवियों और लेखकों को वर्ण क्रम के अनुसार इसमें स्थान दिया गया है। पहले कौन सा वर्ण आता है उसके बाद में कौन सा, इस प्रकार से वर्णानुक्रम पद्धति में ये रचना लिखी गई थी। इस रचना की खास बात क्या है कि इस ग्रंथ का जो अनुवाद है वो लक्ष्मी सागर वार्ष्णेय ने आधुनिक हिंदी साहित्य के नाम से इसका अनुवाद किया था। फिर हम बात करें डॉक्टर राजकुमार वर्मा ने गारसा दत्तासी के ग्रंथ को
क्या कहा था, यह इतिहास का आभास मात्र है। इन्होंने इसे पहला ऐतिहासिक ग्रंथ नहीं माना, इन्होंने तो केवल इसको इतिहास का आभास मात्र कहकर पुकारा है। तो ये पहला ग्रंथ नहीं हो सकता, ये रामकुमार वर्मा ने कहा है। फिर हम दूसरे ग्रंथ की ओर चलते हैं। अगला जो ग्रंथ है वह है शिव सिंह सरोज, जो शिव सिंह सेंगर द्वारा रचित है और इसका रचना काल 1883 है। इसमें क्या खास बात है, ये हिंदी भाषा में लिखित हिंदी साहित्य का प्रथम इतिहास ग्रंथ है और यह वर्णानुक्रम पद्धति में यह भी रचित है और इसमें लगभग 1000 कवियों का जीवन वर्त और उनकी रचनाएं इसमें शामिल की गई हैं, लेकिन इसे भी हिंदी साहित्य का पहला इतिहास ग्रंथ होने का गौरव नहीं प्राप्त हुआ। फिर हम चलते हैं अगले ग्रंथ की ओर, जिसके रचयिता है जॉर्ज ग्रियर्सन। जॉर्ज ग्रियर्सन के रचना का नाम है द मॉडर्न वर्नाक्युलर लिटरेचर ऑफ हिंदुस्तान और ये 1888 ईस्वी में इस ग्रंथ की रचना की गई थी। यह जो ग्रंथ है ये अंग्रेजी भाषा में लिखित है और इसकी जो पद्धति है वो बदल गई, कालक्रम के अनुसार इसकी पद्धति हो चुकी है। मतलब काल मतलब समय के अनुसार इसमें रचनाओं को महत्व दिया गया, कौन से समय में कौन सी रचना है। फिर जैसे जैसे समय आगे बढ़ता गया रचनाओं का क्रम भी उसी अनुसार आगे बढ़ता गया। जैसे 1928 के बाद में 1929, इस प्रकार इनकी रचनाएं आगे बढ़ती चली गई। तो ये कालक्रम के अनुसार है, समय के अनुसार है। इसमें काल विभाजन और नामकरण का सबसे पहले प्रयास किया गया है। तो यहाँ से ये क्वेश्चन कई बार पूछा जा चुका है। हिंदी साहित्य इतिहास को 11 कालखंडों या फिर 11 अध्यायों में बांटा गया है। तो ये भी इसी ग्रंथ को बांटा गया है, इसी ग्रंथ में ये बात उल्लेखित है। भक्ति काल को सबसे पहले हिंदी साहित्य का स्वर्ण युग जो है वो भी इसी रचना में बताया गया है। हिंदी और उर्दू कवियों को इसमें अलग अलग बांटा गया है, हिंदी के अलग और उर्दू के अलग। सही अर्थों में हिंदी साहित्य का प्रथम इतिहास ग्रंथ इसी को माना जाता है। ये बात किसी ने कही है, ये कही है किशोरी लाल शुक्ल ने। तो किशोरी लाल शुक्ल जो है वो हिंदी साहित्य का प्रथम इतिहास ग्रंथ किसे मानते हैं, वो मानते हैं द मॉडर्न वर्नाक्युलर लिटरेचर ऑफ हिंदुस्तान ग्रंथ को। फिर हम आगे बात करते हैं मिश्र बंधु, जिनकी रचनाएं हैं मिश्र बंधु विनोद। ये मिश्र बंधु कौन थे, श्याम बिहारी मिश्र, गणेश बिहारी मिश्र, सुखदेव बिहारी मिश्र, तीनों ही क्या थे, भाई थे और तीनों के द्वारा मिश्र बंधु विनोद नाम से रचना प्रकाशित की गई, जिसका रचना काल 1913 ईस्वी है और ये 4 भागों में इसकी रचना की गई थी। इसके 3 भाग तो 1913 ईस्वी में रचित थे और इसका जो चौथा भाग है वो 1934 ईस्वी में रचित हुआ था। इसमें 5000 कवियों का विवरण हमें मिलता है और काल विभाजन का पहला प्रयास इस रचना को माना जाता है। मतलब काल विभाजन का प्रथम प्रयास तो इसी में भी किया गया था, मगर सही अर्थों में मिश्र बंधु विनोद को काल विभाजन का प्रथम प्रयास माना गया है। मिश्र बंधु विनोद को आचार्य रामचंद्र शुक्ल ने एक बड़ा भारी कवि वृंत संग्रह बताया है। आचार्य रामचंद्र शुक्ल ने रीतिकाल के कवियों के परिचय में इस ग्रंथ का सहारा लिया था। किसका, मिश्र बंधु विनोद का। मिश्र बंधुओं का काल विभाजन 8 कालों के अनुसार यहाँ पर दिया गया है। सबसे पहले हम बात करें आरंभिक काल, फिर माध्यमिक काल, फिर अलंकृत काल और उसके आगे हम बात करें परिवर्तन काल और वर्तमान काल। तो यहाँ हम देखें आरंभिक काल को मिश्र बंधुओं ने 2 भागों में बांटा है, पूर्वारंभिक और उत्तरारंभिक। तो इस आधार पर इसके 8 भाग हो गए। सामान्य रूप से तो 5 भाग हैं, मगर 3 कालों के 2-2 विभाग होने से इसके 8 काल हो चुके हैं। पूर्वारंभिक जो काल है उसकी समय सीमा मानी है 700 से 1343 विक्रमी संवत। विक्रमी संवत यहाँ पर दिया गया, ना कि ईस्वी। तो ये बात भी आपको ध्यान रखनी है। उत्तरारंभिक काल जो है इसकी समय सीमा मानी है यहाँ 1343 पे ये ख़त्म होता है, तो उससे आगे 1344 से ये उत्तरारंभिक काल शुरू होता है और ये 1444 विक्रमी संवत तक ये चलता है। फिर हम अगले काल की बात करें माध्यमिक काल। इसके भी 2 भाग हैं, पूर्व माध्यमिक काल और प्रौढ़ माध्यमिक काल। तो यहाँ से भी कई बार क्वेश्चन पूछ लिए जाते हैं। पूर्व माध्यमिक काल की समय सीमा 1445 से शुरू होती है और 1560 विक्रम संवत तक ये चलता है। फिर हम बात करें प्रौढ़ माध्यमिक काल। प्रौढ़ माध्यमिक काल 1561
विक्रम संवत से शुरू होता है, 1680 विक्रम संवत तक ये चलता है। अगले काल की बात करें तो वो है अलंकृत काल। अलंकृत काल को भी दो कालखंडों में बांटा गया है, पूर्वालंकृत काल और उत्तरालंकृत काल। पूर्वालंकृत काल जो है ये 1681 से 1790 विक्रमी संवत तक चलता है और उत्तरालंकृत काल जो है ये 1791 से 1889 विक्रम संवत तक ये चलता है। अगला जो विभाजन है वो है परिवर्तन काल का। परिवर्तन काल 1890 से लेकर 1925 विक्रमी संवत तक चलता है। फिर वर्तमान काल आता है, ये 926 विक्रमी संवत से लेकर अब तक ये चल रहा है। तो ये मिस्र बंधुओं ने 8 कालखंडों में इसे बांटा है, ये हमने देख लिए। यहाँ से कई बार क्वेश्चन पूछे जा चुके हैं। फिर है आचार्य रामचंद्र शुक्ल। इन्होंने हिंदी साहित्य का इतिहास लिखा था 1929 ईस्वी में। तो आपने पहले कालखंड देखे थे वो विक्रमी संवत में थे और ये ईस्वी में यहाँ पर दिया गया है। ईस्वी में हम 57 वर्ष और जोड़ देते हैं तो वो विक्रम संवत आ जाता है। तो हिंदी साहित्य शब्द सागर की भूमिका में ये रचित है। फिर हम बात करें वैज्ञानिक व्यवहारिक रूप से लिखित हिंदी साहित्य का प्रथम ग्रंथ आचार्य रामचंद्र शुक्ल के हिंदी साहित्य के इतिहास को ही माना जाता है। तो लिखित रूप में सबसे पहले यही ग्रंथ हमें प्राप्त होता है। फिर हम बात करें हिंदी साहित्य रीति को विधेयवादी पद्धति के आधार पर इनके द्वारा लिखा गया था। इसमें काल विभाजन भी हमें देखने को मिलता है, दोहरे नामकरण की प्रवृत्ति भी हमें इनके ग्रंथ में देखने को मिलती है कि हर काल के दो दो नाम यहाँ पर दिखाए गए हैं। हिंदी साहित्य के 950 वर्षों के इतिहास को आचार्य शुक्ल ने 4 कालखंडों में बांटा है। वो 4 कालखंड कौन से हैं? सभी के दो दो नाम हैं, वो यहाँ पर दिखाए गए हैं। सबसे पहले हम बात करें आदिकाल। आदिकाल का दूसरा नाम है वीरगाथा काल। इसकी समय सीमा है 1050 से 1375 विक्रमी संवत। फिर है पूर्व मध्यकाल, जिसको भक्तिकाल भी कहा है और इसकी समय सीमा 1375 से 1700 विक्रमी संवत। उत्तर मध्यकाल को रीतिकाल नाम दिया है और इसकी समय सीमा है 1700 से लेकर 1900 विक्रमी संवत। फिर है आधुनिक काल मतलब गद्य काल, इसकी समय सीमा 1900 से लेकर 1984 विक्रमी संवत है। तो दो दोहरे नामकरण यहाँ पर दिए गए हैं, आप देख सकते हो। और काल विभाजन 950 वर्षों तक रहा है। 1050 से लेकर आगे हम चलते हैं तो ये 950 वर्ष इसमें ऐड हो जाते हैं। भक्ति काल को 4 भागों में इनके द्वारा बांटा गया है, निर्गुण भक्ति, सगुण भक्ति। निर्गुण भक्ति में हम देखें ज्ञानाश्रय शाखा और प्रेमाश्रय शाखा। ज्ञानाश्रय में तो ज्ञान देने वाले कौन होते हैं? संत। तो संत काव्य इसमें देखने को मिलेगा। प्रेमाश्रय में मतलब प्रेम से रहना कौन सिखाता है? सूफी संत। तो सूफी काव्य हमें प्रेमाश्रय में देखने को मिलता है। ऐसे सगुण भक्ति में हम बात करें, एक तो राम भक्ति है, एक कृष्ण भक्ति है। तो राम भक्ति शाखा में तो राम के गुणगान हैं और कृष्ण भक्ति शाखा में कृष्ण के गुणगान हमें देखने को मिलते हैं। फिर इन्होंने रीति काल को 3 काव्य धाराओं में विभाजित किया है, रीतिबद्ध, रीतिमुक्त और रीतिसिद्ध। इन सभी को विस्तृत रूप में हम आगे पढ़ेंगे। आचार्य शुक्ल के इतिहास में लोकमंगल के आधार पर कवियों का विवरण हमें देखने को मिलता है और इसमें लगभग 1000 कवियों का वर्णन परिचय हमें देखने को मिलता है। यह ग्रंथ जो है शुक्ल का, ये विवादास्पद क्यों रहा है? क्योंकि इसमें आदिकाल को वीरगाथा काल बताया गया है, जो कि अनुचित माना गया है। सिद्धनाथ और जैन साहित्य को हिंदी साहित्य की सीमा से इन्होंने बाहर कर दिया है। धार्मिक, सांप्रदायिक, उपदेशप्रक साहित्य इसे माना जाता है। फिर अगले लेखक की हम बात करें, आचार्य हजारी प्रसाद द्विवेदी आते हैं। इनके द्वारा ग्रंथ लिखे गए हैं। हिंदी साहित्य की भूमिका 1940 ईस्वी में लिखा गया है। हिंदी साहित्य का आदिकाल 1952 ईस्वी में लिखा गया है और हिंदी साहित्य का उद्भव और विकास ये 1953 ईस्वी में लिखा गया है। हिंदी साहित्य का जो आदिकाल है 1952 में रचित, ये 4 व्याख्यानों पर आधारित इनका ग्रंथ है। आगे हम बात करें, हिंदी साहित्य भक्ति के उदय को भारतीय सांस्कृतिक धारा का चिंतन होना स्वाभाविक इसमें माना गया है।
तो चिंतन स्वाभाविक विकास इसे कहा गया है। फिर इसमें काल विभाजन द्विवेदी जी के द्वारा किया गया है। आदिकाल की समय सीमा 1000 से 1400 ईस्वी तक, मतलब आचार्य हजारी प्रसाद द्विवेदी ने ईस्वी के अंतर्गत काल विभाजन किया है, बाकी सभी ने विक्रमी संवत के द्वारा काल विभाजन किया है। तो आदिकाल 1000 से 1400 ईस्वी तक। भक्ति साहित्य को 1400 से 1650 ईस्वी तक इन्होंने माना है। रीतिकाल या फिर इसको प्रेम मार्गी काल भी कहा जाता है, इसकी समय सीमा 1650 से 1850 ईस्वी मानी जाती है। आधुनिक काल की समय सीमा 1850 ईस्वी से अब तक इनके द्वारा मानी गई है। तो ईस्वी का सबसे पहले प्रयोग हजारी प्रसाद द्विवेदी के द्वारा ही हिंदी साहित्य के इतिहास में हमें देखने को मिलता है। अगले जो रचनाकार हैं, जो लेखक हैं, वो हैं डॉक्टर रामकुमार वर्मा। इनके इतिहास ग्रंथ का नाम है हिंदी साहित्य का आलोचनात्मक इतिहास। कब लिखा गया? 1938 ईस्वी में। इन्होंने भी संधि काल सबसे पहला काल माना है। इसकी समय सीमा 750 से 1000 विक्रमी संवत मानी है। फिर चारण काल की समय सीमा 1000 से 1375 विक्रमी संवत। फिर भक्ति काल 1375 से 1700 विक्रमी संवत। फिर है रीतिकाल 1700 से 1900 विक्रमी संवत। फिर है आधुनिक काल 1900 से अब तक, मतलब 1900 विक्रमी संवत से लेकर अब तक। तो यहाँ हम देखें डॉक्टर रामकुमार वर्मा ने 5 भागों में अपने साहित्य को बांटा है। संधि काल, चारण काल, भक्ति काल, रीतिकाल, आधुनिक काल। और शुक्ल ने इसको 4 भागों में बांटा था और दोहरे नामकरण की प्रवृत्ति उनके द्वारा यहाँ हमें देखने को मिली थी। अगले जो इतिहास लेखक हैं वो हैं डॉक्टर गणपति चंद्र गुप्त। इनके द्वारा रचित इतिहास ग्रंथ है हिंदी साहित्य का वैज्ञानिक इतिहास और इसका रचनाकार रहा है 1965 ईस्वी। इन्होंने आदिकाल को प्रारंभिक काल नाम दिया है और इसकी समय सीमा 1184 से लेकर 1350 ईस्वी इन्होंने मानी है। इन्होंने भी ईस्वी का प्रयोग किया है। मध्यकाल को इन्होंने 2 भागों में बांटा है, पूर्व मध्यकाल और उत्तर मध्यकाल। पूर्व मध्यकाल 1350 से 1500 ईस्वी और उत्तर मध्यकाल 1500 से 1857 ईस्वी। आधुनिक काल को समय सीमा मानी है 1857 से 1965 ईस्वी। मतलब गणपति चंद्र गुप्त ने 3 भागों में काल विभाजन किया है, प्रारंभिक काल, मध्यकाल और आधुनिक काल। तो कई बार ऐसे क्वेश्चन आ जाते हैं कि कौन से लेखक ने कितने काल विभाजन किए। फिर आगे हम बात करें डॉक्टर बच्चन सिंह। इनके द्वारा साहित्य लिखा गया है, उसका नाम है आधुनिक हिंदी साहित्य का इतिहास। इसको हिंदी साहित्य का दूसरा इतिहास के नाम से भी जाना जाता है। तो हिंदी साहित्य का दूसरा इतिहास लिखने वाले कौन थे? डॉक्टर बच्चन सिंह। अगली रचना ने यह संस्था है नागरी प्रचारणी सभा काशी। इन्होंने हिंदी साहित्य का वृहत इतिहास 18 खंडों में यह प्रकाशित किया था। इसका 6ठा भाग जो है वो रीतिकाल से संबंधित है। अगले रचनाकार हैं मोतीलाल मेनारिया। इन्होंने राजस्थानी साहित्य का इतिहास नाम से ग्रंथ की रचना की और ये पिंगल साहित्य से संबंधित है और इसका जो संपादन है, मतलब ये जो नागरी प्रचारणी सभा का हिंदी साहित्य का वृहत इतिहास है, इसका संपादन नगेंद्र के द्वारा रीतिकाल में किया गया था, रीतिकाल नाम से। अगले जो रचनाकार हैं वो है डॉक्टर नलिन विलोचन शर्मा। इनके द्वारा रचित इतिहास ग्रंथ है हिंदी साहित्य का इतिहास दर्शन। डॉक्टर धीरेन्द्र वर्मा ने हिंदी साहित्य लिखा था। आगे हम बात करें तो आगे दे रखा है आदिकाल का नामकरण, मतलब कौन से साहित्यकार ने क्या नाम दिया है और कौन सा उसका रचनाकाल का जो समय है वो उस काल में रहा है। ग्रेसन महोदय ने आदिकाल को चारणकाल के नाम से संबोधित किया है और इसका जो समय माना है वो 700 विक्रमी संवत से 1457 विक्रमी संवत इन्होंने माना है। फिर आदिकाल को संधिकाल और चारणकाल कहने वाले कौन थे? डॉक्टर रामकुमार वर्मा। इन्होंने आदिकाल का समय माना है 750 विक्रमी संवत से 1375 विक्रमी संवत। फिर हम बात करें वीरगाथा काल। तो वीरगाथा काल आदिकाल का नाम किसने दिया है? ये वीरगाथा काल ये दिया आचार्य रामचंद्र शुक्ल ने और इन्होंने इसका जो समय सीमा मानी है वो 1050 विक्रमी संवत से 1375 विक्रमी संवत।
मतलब इनमें से 57 ईयर हम माइनस करेंगे तो अपने पास ईस्वी आ जाता है। तो क्वेश्चन ईस्वी से संबंधित भी पूछ लिया जाता है। जैसे 750 से कम करते हैं तो ये 693 ईस्वी होता है। तो 693 ईस्वी से आदिकाल की शुरुआत करने वाले कौन से साहित्यकार थे, ऐसा भी क्वेश्चन कभी कभी पूछ लिया जाता है। फिर आदिकाल को आदिकाल नाम किसने दिया? ये दिया आचार्य हजारी प्रसाद द्विवेदी, डॉक्टर नगेंद्र और डॉक्टर रसाल। इन तीनों ने आदिकाल को आदिकाल नाम दिया है। हजारी प्रसाद द्विवेदी ने आदिकाल की समय सीमा मानी है 1000 से 1400 ईस्वी। तो ईस्वी के माध्यम से इन्होंने ही इसकी समय सीमा मानी है और सभी ने विक्रमी संवत इसको माना है। डॉक्टर नगेंद्र ने आदिकाल की समय सीमा मानी है 7वीं सदी के मध्य से लेकर 14वीं सदी के मध्य तक। और डॉक्टर रसाल ने जो है इन्होंने आदिकाल को जयकाल के नाम से पुकारा है। फिर मिस्र बंधुओं ने आदिकाल को आरंभिक काल के नाम से जाना है और इन्होंने इसकी समय सीमा मानी है 700 से 1444 से विक्रमी संवत। डॉक्टर गणपति चंद्र गुप्त ने आदिकाल को नाम दिया है प्रारंभिक काल या फिर इसको शून्य काल। तो ये माना है डॉक्टर गणपति चंद्र गुप्त ने। आचार्य महावीर प्रसाद द्विवेदी ने आदिकाल को बीज वपन काल के नाम से संबोधित किया है। फिर हम बात करें राहुल सांकृत्यायन। राहुल सांकृत्यायन ने आदिकाल को सिद्ध सामंत काल के नाम से जाना है और समय सीमा मानी है 817 विक्रमी संवत से 1357 विक्रमी संवत। धीरेन्द्र वर्मा और डॉक्टर बच्चन सिंह ने आदिकाल को अपभ्रंश काल के नाम से जाना है। विश्वनाथ प्रसाद मिश्र ने आदिकाल को वीरकाल के नाम से जाना है और 1000 विक्रमी संवत से 1400 विक्रमी संवत इसका समय माना है। डॉक्टर कमल कुल श्रेष्ठ ने आदिकाल को अंधकार काल के नाम से जाना है। श्याम सुंदर दास ने आदिकाल को वीरकाल या फिर अपभ्रंश काल नाम दिया है। फिर हम देख लेते हैं उत्तर मध्यकाल ऋतुकाल का नामकरण। ये हम ऋतुकाल करेंगे तब इसके बारे में हम चर्चा करेंगे। सभी विद्वानों द्वारा आदिकाल की अलग अलग समय सीमा मानी गई है, लेकिन सबसे उचित जो समय सीमा मानी है वो आदिकाल की मानी गई है 1050 विक्रमी संवत से 1375 विक्रमी संवत। और ये किसके द्वारा मानी गई है? ये रामचंद्र शुक्ल के द्वारा ये समय सीमा मानी गई है। सबसे पहला आदिकालीन जो ग्रंथ हमारे सामने आता है वह है पृथ्वीराज रासो। पृथ्वीराज रासो जो है इसके जो रचनाकार हैं वो हैं चंद्रबरदाई, जिन्होंने 1348 ईस्वी में हमें इसकी रचना देखने को मिलती है। चंद्रबरदाई का जो जन्म हुआ है वो लाहौर में 1168 ईस्वी में हुआ है और इसी दिन पृथ्वीराज चौहान का भी जन्म इसी दिन माना जाता है। यह कहावत प्रचलित है कि पृथ्वीराज चौहान और चंद्रबरदाई दोनों का जन्मदिन भी एक ही वर्ष में है और दोनों का जो मरण दिवस है वो भी एक ही दिन मानी जाती है। फिर हम बात करें जो चंद्रबरदाई हैं इनके बचपन का नाम बलिद्य है। कभी कभी ऐसा भी क्वेश्चन इसमें पूछ लिया जाता है। और मूल नाम जो था चंद्रबरदाई का वो पृथ्वी भट्ट माना जाता है। पृथ्वीराज रासो जो है ये वर्तमान में अर्ध प्रमाणिक रचना मानी जाती है। मतलब ना तो ये प्रमाणिक है ना ये अप्रमाणिक है, दोनों के बीच की ये स्थिति है अर्ध प्रमाणिक। इसके संबंध में मत दिया है, इसको अर्ध प्रमाणिक मानने वाले हैं आचार्य हजारी प्रसाद द्विवेदी, सुनिधि कुमार चटर्जी और मुनि जिनविजय। तो ये क्वेश्चन भी कई बार पूछा जा चुका है। तो हमने इन नोट्स में उन्हीं बिंदुओं को लिया है जिसके क्वेश्चन आपसे बार बार पूछे जाते हैं। यहाँ हमने वो लाइन ऐड कर दी है, चंद्रबरदाई व पृथ्वीराज दोनों का जन्म व मृत्यु जो है वो एक ही दिन हुई थी। पृथ्वीराज रासो में जो सर्ग है, इसमें जो सर्ग है उनको समय कहा गया है ना कि सर्ग। कुल सर्ग कितने हैं, मतलब कुल समय कितने हैं पृथ्वीराज रासो में, तो वो है 69 गुणे 30 में समय है। सर्गों को इसमें समय नाम दिया है। अगर छंदों की बात करें, इस रचना में 68 छंदों का प्रयोग किया गया है। इसी के कारण इसे छंदों का अजायब घर भी कहा जाता है। फिर हम बात करें इसको अप्रमाणिक मानने वाले विद्वान कौन से हैं, कौन से ग्रंथ को? पृथ्वीराज रासो को अप्रमाणिक किसने माना है? बुल्लर या मुल्लर ने। इन्होंने 1375 ईस्वी में जयानक का जो पृथ्वीराज विजय जो रचना है, जो ग्रंथ है, उसके आधार पर इसको अप्रमाणिक माना है। आचार्य रामचंद्र शुक्ल और राम कुमार वर्मा
गौरीशंकर हीराचंद ओझा, इन्होंने इसको अप्रमाणिक माना है। पृथ्वीराज रासो के उत्तरार्ध भाग के जो रचयिता हैं वो चंद्रबरदाई के पुत्र जलहण माने जाते हैं। मतलब इसका जो अंतिम भाग है उसकी रचना चंद्रबरदाई के द्वारा नहीं की गई, बल्कि उनके पुत्र जलहण के द्वारा की गई थी। इसको प्रमाणिक किसने माना है, ऑथेंटिक किसने माना है? जेम्स टोड, कविराजा श्यामलदास, मिश्र बंधु और मोहनलाल विष्णुलाल पांड्या के द्वारा इसको प्रमाणिक ग्रंथ माना गया है। अन्य विद्वान डॉक्टर श्याम सुंदर दास ने भी इस ग्रंथ को प्रमाणिक माना है। आचार्य हजारी प्रसाद द्विवेदी ने इस ग्रंथ को सुख सुख के संवाद भी कहा है। तो ये क्वेश्चन भी पूछा जा चुका है। फिर हम आगे बात करें, हिंदी का प्रथम महाकाव्य जो है वो आचार्य रामचंद्र शुक्ल ने किसे माना है? वो माना है पृथ्वीराज रासो को। तो पृथ्वीराज रासो को हिंदी का प्रथम महाकाव्य मानने वाले हैं आचार्य रामचंद्र शुक्ल। दूसरे साहित्य की बात करते हैं, वो है बिसलदेव रासो। इसका जो रचना काल का समय है वो 1212 ईस्वी है। इसके रचयिता हैं नरपति नालय और ये मुक्तक काव्य शैली में रचित है। मतलब ये एक गेय काव्य है, मतलब गाए जाने वाला ये काव्य है। इसका जो नायक है वो बिसलदेव है, जिसको विग्रहराज चतुर्थ के नाम से भी जाना जाता है। इसकी नायिका जो है वो राजमती है। तो ये क्वेश्चन भी कई बार पूछा जा चुका है। राजमती कौन थी? राजा भोज की पुत्री थी और यह 4 खंडों में रचित रचना है और इसमें कुल 125 छंदों का प्रयोग हमें देखने को मिलता है। इसके 4 खंड में पहला खंड विवाह से संबंधित है, किसके? बिसलदेव और राजमती के। दूसरा खंड इसका राजा का उड़ीसा गमन है, जिसमें 13 वर्षों का विवरण हमें मिलता है। तीसरा खंड वियोग या विरह से संबंधित है और चौथे खंड में नायक और नायिका का दोबारा मिलन होता है। इस काव्य में अगर रस की बात करें तो वो विप्रलंब श्रृंगार रस का प्रयोग हमें यहाँ देखने को मिलता है। इसमें 125 छंद या पद हैं, ये हमने ऊपर बात कर ली है। हिंदी का प्रथम 12 मासा वर्णन जिस महाकाव्य में हमें देखने को मिलता है वो है बिसलदेव रासो। श्रृंगार रस प्रधान यह रचना मानी जाती है। प्रारंभ में इस ग्रंथ को कवि स्वयं रसायन के नाम से पुकारते थे। कौन से को? बिसलदेव रासो को। वीर काव्य या बैलेड की संज्ञा इसको दी गई है। फिर हम बात करें, वर्तमान में ये अप्रमाणिक है। तो आदिकाल का सांप्रदायिक एकता का जो कवि है वो अमीर खुसरो ने इसे माना है। किसे? बिसलदेव रासो को। अगली जो रचना है उसका नाम है परमाल रासो। यह एक प्रकार का आला खंड है। इसकी रचना 1230 विक्रमी संवत में की गई थी। इसके रचनाकार है जगनिक। कौन थे? चंदेल वंशी राजा परमर्दी देव के ये दरबारी कवि माने जाते हैं। फिर हम बात कर लें, चार्ल्स इलियट ने आला के लोक गायकों से सुनकर 1865 ईस्वी में सबसे पहले आला खंड नाम से इसका प्रकाशन करवाया था। किसका? परमाल रासो का। फर्रुखाबाद के जिलाधीश थे इलियट। इलियट कौन थे? फर्रुखाबाद के जिलाधीश थे। आला और उद्दल की वीरता का वर्णन इस काव्य में हमें देखने को मिलता है। इस काव्य को अर्ध प्रमाणिक माना था आचार्य महावीर प्रसाद द्विवेदी ने। इसकी एक जो पंक्ति प्रसिद्ध है वो है, 12 बरस लो कुकर जीवे और 13 लो जीवे सियार, बरस 18 छत्री जिए आगे जीवन को धिक्कार। तो ये परमाल रासो की कुछ पंक्तियां यहाँ पर दी गई हैं। यह आला खंड से ये पंक्तियां ली गई थी। आगे है विजयपाल रासो, जो 16वीं शती की रचना है। इसके रचनाकार नल सिंह है और ये अपभ्रंश की रचना मानी जाती है। युद्धों में तोप चलाने का सबसे पहला जो वर्णन हमें मिलता है वो विजयपाल रासो में ही मिलता है। अगली रचना का नाम है हमीर रासो, जो 1357 ईस्वी में सारंगधर के द्वारा रचित की गई थी। यह एक प्रकार की अपभ्रंश रचना है और इसमें केवल 8 छंदों का प्रयोग किया गया है। प्राकृत पेंगलम ग्रंथ में इसका हमें वर्णन देखने को मिलता है और ये प्राकृत पेंगलम ग्रंथ जो है ये लक्ष्मीधर द्वारा संकलित है। अगली रचना है खुमान रासो, जो 1729 ईस्वी में दलपत विजय के द्वारा रचित की गई थी। यह राजस्थानी भाषा की प्रमुख रचना मानी जाती है और इसमें 5000 छंदों का प्रयोग किया गया है। मेवाड़ शासक खुमान का जीवन चरित्र व मेवाड़ का इतिहास महाराणा राज सिंह तक का वर्णन खुमान रासो में संकलित है।
फिर हम आगे बात करें तो रासो ग्रंथों की जो भाषा शैली है वो डिंगल पिंगल रही है। रासो ग्रंथों की प्रमुख विशेषता रही है वीर सात्मकता, वीर गाथा काल। सर्व प्रमुख इसकी जो त्रुटि रही है, कमी रही है, वो रही है अनैतिकता, कल्पना आधिक्य, ऐतिहासिक विसंगतियाँ। अगले पॉइंट की हम बात करें, रासो ग्रंथों में युद्धों का सजीव चित्रण क्यों किया गया है? क्योंकि रासोकार जो थे वो स्वयं सैनिक के रूप में युद्ध स्थलों में उपस्थित होते थे, इसी कारण इसमें युद्धों का सजीव वर्णन हमें देखने को मिलता है। रासोकार युद्ध का प्रमुख कारण जो थे वो किसको मानते थे? नारी को मानते थे। नारी के लिए ये युद्ध होते थे। नारी को भोग विलास के रूप में चित्रित किया गया है, इसलिए इस रचना को श्रृंगारिकता के रूप में भी इस रासो ग्रंथों को माना गया है। कथानक रूढ़ियों का प्रयोग भी रासो ग्रंथों में हमें देखने को मिलता है। मतलब ये वे पौराणिक तथ्य जो कथा के विकास में सहायक व संपूर्ण कथा के साथ जुड़े होते हैं, ये कथानक रूढ़ियाँ कहलाती हैं। पृथ्वीराज रासो में प्रयुक्त कथानक जो रूढ़ियाँ हैं वो सुख सुखी संवाद है। इसकी हमने पहले बात कर ली थी। हजारी प्रसाद द्विवेदी ने पृथ्वीराज रासो को सुख सुखी संवाद के रूप में भी जाना है। रासो की प्रमुख विशेषता है प्रबंधात्मकता। छंद वैशिष्ट्य है छप्पे, दोहा, रोला, त्राटक, उल्लाला, कुंडलिया, पद्धरी। ये प्रमुख छंद इन रासो ग्रंथों में लिए गए हैं। फिर हम बात करते हैं सिद्ध साहित्य। सिद्ध साहित्य जो है ये 7वीं 8वीं शताब्दी में प्रचलित रहा है और बौद्ध धर्म की जो वज्रयान या महायान शाखा है इसका प्रचार करने हेतु इसे रचा गया था और ये भोग प्रधान काव्य माना जाता है। पंचमकार, सद्गुरु महिमा आदि के साथ सिद्धों ने तंत्र मंत्र की सहायता से सिद्धि प्राप्ति की, इसलिए ये सभी क्या कहलाए? सिद्ध कहलाए थे। राहुल शंकरतैन ने सिद्धों की कुल संख्या बताई थी 84। तो सिद्धों की 84 संख्या बताने वाले कौन थे? राहुल शंकरतैन। सरहपा, जिसको सरहपाद के नाम से भी जाना जाता है, इसको हिंदी का प्रथम कवि किसने माना है? राहुल व नगेंद्र ने इनको हिंदी का पहला कवि माना जाता है। इसको कभी कभी कवि के साथ साथ गीतकार भी कहा जाता है और मतलब राहुल शंकरतैन और नगेंद्र ने इन्हें हिंदी का पहला कवि माना है। इनके उपनाम जो हैं वो हैं राहुल भद्र, सरोज वज्र, सरोरु वज्र, सरहपाद। ये सभी सरहपा के ही उपनाम यहाँ पर दिए गए हैं। सिद्धों की रचनाएं जो हैं वो 2 रूपों में हमें देखने को मिलती हैं, दोहों के संग्रह के रूप में और पदों के संग्रह के रूप में। दोहों के संग्रह के रूप में इन्हें दोहा कोश नाम दिया गया जो सरहपा के द्वारा रचित है। 769 दोहों का इसमें समावेश किया गया है। पदों के संग्रह के रूप में चर्यापद नाम से इसकी रचना की गई है और ये सरहपा का जो शिष्य है सबरपा, उसके द्वारा इसकी रचना की गई। इसमें 780 पद हमें देखने को मिलते हैं। बौद्धों द्वारा गाए जाने वाला जो गान है बौद्धो गान हो दोहा, ये भी इसमें हमें देखने को मिलता है। सिद्ध साहित्य की रचनाओं का संग्रह हरप्रसाद शास्त्री ने बांग्ला भाषा में प्रकाशित करवाया था, जिसका नाम था बौद्ध गान व दोहा। आगे हम बात करें डोम्भिपा, जिन्होंने 840 ईस्वी में योगचर्या, अक्षर द्विकोपदेश जैसे ग्रंथों की रचना की थी। सर्वोच्च सिद्ध की हम बात करें तो वो लुइपा को माना जाता है। पंचमकारों की प्रधानता, पंचमकार कौन कौन से थे? मांस, मछली, मदिरा, मुद्रा और मैथुन, मतलब पंचमकार। सहजयान का प्रवर्तक जो माना जाता है वो सरहपा को माना जाता है। सहजयान मतलब सहज विचार पर इन्होंने बल दिया है। इसकी भाषा जो थी वो संध्या भाषा थी। संध्या भाषा अपभ्रंश और हिंदी के संधिकाल की भाषा मानी जाती है। कन्हपा ने 820 ईस्वी में चर्या विनिश्चय ग्रंथ की रचना की थी। तो ये तो हमने सिद्ध साहित्य से संबंधित कुछ बिंदु देखे हैं। अब हम नाथ साहित्य पर चर्चा करने जा रहे हैं। शैव परंपरा से ये नाथ साहित्य प्रभावित है। 10वीं शताब्दी में शैव भक्ति एक नए रूप में उभरी थी। इसे ही योगिनी, कोलमार्ग या नाथ पंथ के नाम से जाना जाता है। इसमें अवधूत मत, नाथ साहित्य को अवधूत मत हजारी प्रसाद द्विवेदी ने कहा है। हठ योग भी इसी को कहा गया है। हठ योग, नाथ पंथ
कोलमार्ग, योगिनी कोलमार्ग, ये सभी इसी के नाम हैं। है का अर्थ तो होता है चंद्रमा और ठे का अर्थ होता है यहाँ पर सूर्य। नहीं, है का अर्थ तो सूर्य, सॉरी उल्टा हो गया, ये है का अर्थ है सूर्य और ठे का अर्थ है चंद्रमा। इसमें नारी निंदा का उल्लेख सबसे पहले नाथ साहित्य में ही हमें देखने को मिलता है। सिद्धों की योग प्रधान विचारधारा की प्रक्रिया में ये उभरा है। इंद्रिय निग्रह मतलब हठ योग, साधना, काया साधना द्वारा मुक्ति की प्राप्ति इसके द्वारा निर्धारित की गई है। नाथ पंथ के जो प्रारंभ करता थे, शुरुआत करता थे, वो गोरखनाथ को माना जाता है। इन्होंने हिंदी गद्य का प्रथम लेखक मिश्र बंधुओं ने माना है और इसकी भाषा जो है वो सदोकड़ी जो मानी है वो आचार्य शुक्ल ने मानी है। ये किसके शिष्य थे? ये मत्स्येंद्र नाथ जो थे इसके ये शिष्य माने जाते हैं। ये कौन थे? ये नाथ पंथ के संस्थापक थे। फिर हम नाथों की कुल संख्या की बात करें तो 9 नाथ थे। आदिनाथ शिव, इसमें मत्स्येंद्र नाथ, गोरखनाथ, जालंधर नाथ ये प्रमुख नाथ माने जाते हैं। गोरखनाथ के 40 ग्रंथों का उल्लेख मिश्र बंधुओं ने किया है। मिश्र बंधुओं के ग्रंथ का नाम था मिश्र बंधु विनोद। पीताम्बर दत्त बड़थवाल ने गोरखबानी में गोरख की रचनाओं का संकलन किया है और ये 1999 विक्रमी संवत में इसकी रचना की गई थी। इसकी जो भाषा थी गोरखबानी की वो अंतःसाधनात्मक अनुभूतियों की भाषा थी, जिसको संध्या भाषा भी कहा जाता है। चौरंगीनाथ जो प्रमुख नाथ थे उन्होंने प्राण सांकली ग्रंथ की रचना की थी। चरपटनाथ जो थे इन्होंने सिद्धों को सबसे ज़्यादा फटकारने वाला प्रमुख नाथ माना गया है। तो हमने सिद्ध और नाथ साहित्य की बात कर ली। अब हम चलते हैं जैन साहित्य की ओर। जैन साहित्य जो है, इस जैन जिन धन ए, जिन का अर्थ होता है विजय। तो चरित काव्यों द्वारा जैन धर्म तत्व का निरूपण इसके अंतर्गत किया गया है। भारतेश्वर बाहुबली रास जो 1184 ईस्वी में रचित है, ये एक प्रकार का खंड काव्य है और इसमें चरित काव्यों की रास परंपरा का प्रथम ग्रंथ इसे किसने माना है? मुनि जिनविजय सूरी ने। किसको? भारतेश्वर बाहुबली रास को। पंच पांडव रास ये शालिभद्र सूरी द्वारा, ये दोनों ही रचनाएं जो हैं, एक बुद्धि रास, ये तीनों रचनाएं शालिभद्र सूरी ने द्वारा रचित हैं और भरतेश्वर बाहुबली रास को मुनि जिनविजय ने रास काव्य परंपरा की प्रथम रचना माना है। गणपति चंद्र गुप्त ने इन्हें हिंदी का प्रथम कवि माना है। किसको? शालिभद्र सूरी को। जैन साहित्य की सर्वाधिक लोकप्रिय शैली जो है वो कौन सी है? तो 4 शैलियाँ हैं, रास, आचार, फागु और चरित। ये जैन साहित्य की 4 प्रमुख शैलियाँ हैं। और उपदेश रसायन रास जो है ये जिन दत्त सूरी के द्वारा रचित है। चरित काव्यों से भिन्न परंपरा का ये प्रथम ग्रंथ माना जाता है। मतलब ये चरित काव्य में सबसे अलग हटकर ये ग्रंथ है। स्वयंभू ने पौम चरियु ग्रंथ की रचना की थी जो राम काव्य से संबंधित है। इसके जो प्रमुख संपादक हैं वो डॉक्टर भयाणी माने जाते हैं। रिठेमणि चरियु जो है ये भी स्वयंभू के द्वारा ही रचित ग्रंथ है, जिसमें कृष्ण काव्य हमें देखने को मिलता है। अपभ्रंश में राम काव्य की रचना करने वाले ये प्रथम कवि माने जाते हैं। कौन? स्वयंभू। अपभ्रंश का वाल्मीकि इनको कहा जाता है। अपभ्रंश का प्रश्न कवि भी इन्हीं को माना जाता है। किनको? स्वयंभू को। फिर हम बात करें चंदन वाला रास 1200 से 1209 ईस्वी में इसकी रचना की गई थी और ये जालोर के जो आसगो कवि हैं उनके द्वारा ये रचना रचित है, जो अपने राजस्थान से संबंधित है। अगली रचना है नेमिनाथ रास जो सुमति गुणी कवि के द्वारा रचित है। स्थूलीभद्र रास ये 1209 ईस्वी में जिन धर्म सूरी द्वारा रचित प्रमुख रास ग्रंथ है। अगले रचनाकार हैं पुष्पदंत, जिनको अपभ्रंश का वेदव्यास भी कहा जाता है। अपभ्रंश में कृष्ण काव्य की रचना करने वाले ये प्रथम कवि माने जाते हैं। इनके द्वारा रचित ग्रंथ हैं नय कुमार चरियु, महापुराण, जसहर चरियु। महापुराण में 63 महापुरुषों की गाथा का वर्णन देखने को मिलता है। अगले जो
रचयिता हैं वो आचार्य देवसेन हैं। इन्होंने श्रावकाचार ग्रंथ की रचना की थी। ये 933 ईस्वी में रचित है। इसमें 250 छंद या दोहे हमें देखने को मिलते हैं। दब सहाव प्रयास ये अपभ्रंश भाषा की रचना मानी जाती है। अगले हैं धनपाल, जिन्होंने भविष्यत कथा ग्रंथ की रचना की थी। राम सिंह ने पाहुड़ दोहा की रचना की थी, जिसमें हमें दार्शनिकता का बोध होता है। ये एक प्रकार का दार्शनिक ग्रंथ है। जोइंदू कवि ने परमात्म प्रकाश ग्रंथ की रचना की थी, जो धर्म दर्शन से संबंधित है, और दूसरा ग्रंथ इनका योगसार है। फिर हम बात करें लौकिक श्रृंगारिक रचनाओं की। आदिकाल में कौन कौन सी लौकिक श्रृंगारिक रचनाएं रची गई, उनके रचयिता कौन हैं और उस रचना की क्या खास बात है, ये भी हम यहाँ पर देखेंगे। सबसे पहले हम बात करें विद्यापति द्वारा रचित विद्यापति पदावली। विद्यापति जो हैं ये शैव उपासक थे और 1425 विक्रमी संवत में इस ग्रंथ की रचना की थी। इनका जन्म विस्फी बिहार में होता है और इनका जो जीवन काल है वो 1380 से 1460 तक रहता है। मिथिला के राजा शिव सिंह के ये मित्र एवं सभा कवि माने जाते हैं। इनकी प्रशस्तिपरक जो रचनाएं हैं वो है कीर्तिलता, जिसको इन्होंने कहानी कहा है। पुरानी प्रवृत्ति अहवट अपभ्रंश में ये रचित है। पुरुष कहानी हो कहूँ जल पुनावे पंथ, ये इसकी रचना की प्रमुख एक पंक्ति यहाँ पर दी गई है, जो काफ़ी प्रसिद्ध रही है। आदिकाल और भक्तिकाल के संधि कवि के रूप में किसे माना जाता है? विद्यापति को ही जाना जाता है। और इसकी जो अन्य रचना है वो है कीर्ति पताका, जो एक प्रशस्तिपरक रचना मानी जाती है। इसमें अवट भाषा और परवर्ती अपभ्रंश का प्रयोग भी हमें देखने को मिलता है। तीसरी इनकी रचना पदावली है। पहली कीर्तिलता, दूसरी कीर्ति पताका और तीसरी है पदावली। पदावली इसकी जो रचना है वो उसे अक्षय कीर्ति का आधार स्तंभ माना जाता है और ये मैथिली भाषा में रचित है। इसको पदावली रचना को पूर्णतः श्रृंगारिक रचना माना गया है। कृष्ण वय संधि किशोरावस्था के मनोविकार जो हैं ये इसमें प्रकाशित किए गए हैं। आगे हम बात करें विद्यापति के पद जो हैं वो अधिकतर श्रृंगार के ही हमें देखने को मिलते हैं, क्योंकि ये एक श्रृंगारिक कवि माने जाते हैं। जिसमें नायिका नायक राधा कृष्ण है, ये किसने कहा है? शुक्ल ने कहा है ये बात। इनकी जो प्रमुख उपाधियां हैं विद्यापति की वो हैं मैथिल कोकिल, अभिनव जयदेव, कवि शेखर। इन नामों से इनको पुकारा जाता है। मैथिली या हिंदी में राधा कृष्ण को लाने का प्रथम कवि भी विद्यापति को ही माना जाता है। विद्यापति हिंदी साहित्य के पहले कवि हैं जो पराधीन नारी के आंसू भी पहुँचते हैं। मतलब पराधीन जो नारी है उनकी भावनाओं को इन्होंने अपने काव्य में स्थान दिया है। अगले जो कवि हैं वो हैं अमीर खुसरो, जिन्होंने खुसरो की पहेलियाँ नामक ग्रंथ लिखा था। इनका जन्म 1255 ईस्वी को पटियाला उत्तर प्रदेश में होता है और आदिकाल की अंतिम सीमा का कवि इन्हें माना जाता है। मतलब 14वीं सदी में खड़ी बोली का प्रथम प्रयोगकर्ता भी इन्हीं को कहा जाता है। आदिकाल की आध्यात्मिक चेतना के उज्ज्वल कवि भी अमीर खुसरो ही माने जाते हैं। हिंद की तुत्ती, तोताए हिंद आदि इनके उपनाम हैं और अब्बुल हसन जो है ये अमीर खुसरो का मूल नाम माना जाता है। तुर्की अल्लाह निजामुद्दीन औलिया जो है वो इनके प्रमुख शिष्य थे। उन्होंने इनको तुर्क एक अल्लाह के नाम से पुकारा है और सितार कवाली के ये प्रमुख जन्मदाता माने जाते हैं। इनकी रचनाएं हैं दो सखुने, पहेलियाँ, मुर्कियाँ, खालिक बारी, जो शब्दकोश के नाम से प्रसिद्ध है। मतलब इसमें पर्यायवाची शब्द हमें अधिक देखने को मिलते हैं। खालिक बारी जो है ये हिंदी, अरबी, फारसी रसों का प्रमुख शोध ग्रंथ माना जाता है। एक इनकी रचना का नाम है नुहपे सिपहर, ये इनकी अरबी फारसी भाषा में रचित रचना है। हिंदी या हिंदवी शब्द का प्रथम प्रयोग अमीर खुसरो के द्वारा ही किया गया है। हजरत निजामुद्दीन औलिया के परम शिष्य ये माने जाते हैं। मतलब ये हजरत निजामुद्दीन औलिया के प्रमुख शिष्य हैं, तो ये निजामुद्दीन औलिया के शिष्य हैं। इनकी मृत्यु पर
अपने गुरु की मृत्यु पर इन्होंने कहा था, गोरी सोवे सेज पर। ये इनकी प्रमुख पंक्ति है। इनके काल में दिल्ली के शासन पर 11 सुल्तानों व 7 नवाब के आश्रय में ये इनके राजकवि रहे हैं। मतलब अमीर खुसरो ने अपने जीवन काल में 11 सुल्तानों और 7 नवाबों की देखरेख में अपना जो ये समय व्यतीत किया था। अगला जो कवि है वह है कुशललाभ। कवि कुशललाभ, जिनका मूल नाम क्या है, कल्लोल। इन्होंने ढोला मारूरा दुहा नाम से रचना प्रकाशित की थी, जो 11वीं शताब्दी की रचना मानी जाती है और ये 1473 ईस्वी में रचित की गई थी। संदेश परंपरा का ये काव्य माना जाता है और 7वीं शताब्दी में कुशललाभ ने पांडुलिपि तैयार की थी। इस ढोला मारूरा दुहा का जो नायक है वो ढोला है और इसकी नायिका है मारवणी। 7 भाषाओं के शब्द, मुख्य रूप से राजस्थानी भाषा के शब्द हमें इस ग्रंथ में देखने को मिलते हैं। इसका सुसंपादित संस्करण 1934 ईस्वी में नागरी प्रचारणी सभा जो काशी है उसमें प्रकाशित किया गया था। अगले रचनाकार हैं अब्दुल रहमान, जिसकी रचना का नाम है संदेश रासक। संदेश रासक जो है ये वियोग श्रृंगार की सर्वश्रेष्ठ रचना मानी जाती है और हिंदी अपभ्रंश में रचना करने वाला प्रथम मुस्लिम कवि इनको माना है हजारी प्रसाद द्विवेदी ने। तो ये क्वेश्चन भी कई बार पूछा जा चुका है। अगली रचना है वसंत विलास, जिसके रचनाकार अभी अज्ञात हैं, किसी को नहीं पता ये इसके रचनाकार कौन है। इसमें हम बात करें तो ये संदेश परंपरा का काव्य माना जाता है। स्त्री पुरुष प्रकृति तीनों के मद उन्मत्त रूप का चित्रण इसमें हमें देखने को मिलता है। अगली जो आगे हम बात करें गद्य साहित्य की, आदिकाल में कौन कौन से गद्य साहित्य लिखे गए थे, तो इसमें पहले गद्य साहित्य की बात करें तो वह है राउलवेल। ये 10वीं सदी में रचित प्रमुख गद्य साहित्य है और इसके जो रचयिता हैं वो हैं रोडाचारण और इसे शिलांकित कृति माना गया है और इसमें हमें 7 बोलियों का प्रयोग देखने को मिलता है। हिंदी का प्रथम नक्शिक वर्णन जो है वह हमें इसी राउलवेल रचना में देखने को मिलता है। राउलवेल रचना को चंपू काव्य भी कहा जाता है। चंपू काव्य का मतलब नक्शिक पद्य। राउल इसमें राजा थे और वेली इसमें विलास, तो ये इसका अर्थ है। राउल राजा, वेली विलास, तो राजा की विलासिता का वर्णन राउलवेल में हमें देखने को मिलता है, इसलिए ये नक्शिक परंपरा का प्रथम काव्य माना जाता है। अगली जो गद्य साहित्य की रचना है वो है उक्ति व्यक्ति प्रकरण, जो 12वीं सदी की रचना है और इसके रचनाकार पंडित दामोदर शर्मा है। इसमें व्यवहारिक व्याकरण से संबंधित कुछ बातें अंकित हैं और यह 5 प्रकरणों में प्रकाशित रचना है। इसके पहले 3 प्रकरण जो हैं वो व्याकरण भाषा से संबंधित हैं और आगे के चौथे और 5वें 2 जो संस्करण हैं वो बनारस व आसपास के जो प्रदेश हैं उससे ये संबंधित हैं। अगली जो गद्य साहित्य की रचना है वो है वर्ण रत्नाकर, जिसको शब्दकोश के नाम से भी जाना जाता है। ज्योतिरीश्वर ठाकुर जो है वो इसके रचयिता हैं और ये मैथिली संस्कृति का चित्रण जो है ये इस वर्ण रत्नाकर रचना में हमें देखने को मिलता है। मैथिली का विश्वकोश भी इसी रचना को माना जाता है। यह पुस्तक सुनीति कुमार चटर्जी व डॉक्टर बबुआ मिश्र द्वारा संचालित होकर, इन दोनों द्वारा संपादित होकर एशियाटिक सोसाइटी ऑफ बंगाल से 1940 ईस्वी में इसका प्रकाशन किया गया था। इस वर्ण रत्नाकर जो रचना है इसकी तुलना कादम्बरी जो बाण भट्ट की रचना है उससे इसकी जो है वो तुलना की जाती है। फिर हम बात करें आगे आदिकाल की प्रवृत्तियाँ या विशेषताएं कौन कौन सी हैं वो हम देख लेते हैं। एक तो इसमें ऐतिहासिकता का अभाव पाया जाता है। इसमें संकुचित राष्ट्रीयता है, मतलब जो राष्ट्रीयता है वो बिल्कुल ही कम है। ऐतिहासिकता का भी इसमें अभाव है। जनसंपर्क का इसमें अभाव रहा है। आश्रयदाता की अतिशयोक्तिपूर्ण प्रशंसा इसमें की गई है, मतलब जो आश्रयदाता थे, जो राजा महाराजा थे, उनकी बड़ाई में ये रचनाएं इस समय की रची गई हैं। युद्धों का सजीव वर्णन भी हमें देखने को मिलता है, क्योंकि जो कवि थे वो भी युद्ध में इसमें भाग लेते थे। रचनाओं में कल्पनाओं को प्रमुख स्थान दिया गया है, मतलब जो नारी है उनकी सुंदरता को इनमें बढ़ा चढ़ाकर बताया गया है।
वीर व श्रृंगार रस का समन्वय हमें यहाँ पर देखने को मिलता है, क्योंकि युद्ध होते तो ये वीर रस रचना है और नायिका का वर्णन भी इसमें मिलता है, तो ये एक श्रृंगारिक रचना भी मानी जाती है। प्रकृति चित्रण भी हमें इस काल में देखने को मिलता है। कथानक जो रूढ़ियाँ हैं उनका प्रयोग भी हमें देखने को मिलता है। काव्य के विविध रूप भी हमें आदिकाल में देखने को मिलते हैं। डिंगल व पिंगल शैली का प्रयोग भी इस काल में बहुत किया गया है। छंद व अलंकारों का समुचित प्रयोग भी हमें देखने को मिलता है। पद्य के साथ गद्य शैली का भी उद्भव इसमें हुआ है, मतलब चंपू काव्य, तो ये भी इसी काल में रचा गया था। फिर हम बात करें, एक अन्य महत्वपूर्ण पॉइंट है, आदिकाल को अत्यधिक विरोधों और व्याघातों का युग किसने कहा है? यह कहा है हजारी प्रसाद द्विवेदी ने। इसी के साथ अपना आज का ये वीडियो यहीं समाप्त होता है। अगर आपको वीडियो पसंद आया है तो वीडियो को लाइक शेयर करें, और अगर अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो कृपया चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर लें। और यह वीडियो को देखने के बाद में आप इस YouTube चैनल की प्लेलिस्ट में जाकर हिंदी साहित्य से संबंधित कुछ मल्टीपल चॉइस वाले क्वेश्चन दिए गए हैं, तो आदिकाल के वो क्वेश्चन सॉल्व करने का प्रयास करें। आपको फर्स्ट ग्रेड में कम से कम 4 क्वेश्चन आपको इस वीडियो से अवश्य देखने को मिलेंगे। तो मिलते हैं अगले वीडियो में किसी नए टॉपिक के साथ। तब तक के लिए आप सभी का बहुत बहुत